बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली, जयपुर और लखनऊ की तरह ही कानपुर के 10 स्कूलों को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने स्कूलों में जांच पड़ताल कराई। ईमेल की प्राथमिक जांच में पता चला है कि इसमें रूस का सर्वर इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के मुताबिक और जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। स्कूलों ने ईमेल की कॉपियां निकालकर अपने क्षेत्र के थानों में जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है, जिसमें स्कूल प्रमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी डीसीपीज को निर्देशित किया गया है कि एसीपीज के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। क्योंकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाओं की पोषणीयता पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। 16 मई को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रखी है इस पूरे मामले की सुनवाई। कल के सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से जो दलीलें पेश की जाएंगी, हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में सिविल बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की है। अदालत में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर भी बहस चल रही है। और बागपत की बड़ौद कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। चेन स्नैचर की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई सोने की चांदी की चेन और इसके साथ ही बाइक और तमंचा भी बरामद कर लिए हैं। सीओ बड़ौद ने बताया है कि बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इन शातिरों की पुलिस तलाश कर रही थी। पकड़े गए चेन स्नैचर के नाम जाकिर और रिहान है। दिनांक 9 मई 2024 व 10 अप्रैल 2024 को थाना बड़ौद थाना क्षेत्र में 2 चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उन दोनों घटनाओं का थाना बड़ौद पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए 2 लुटेरों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लुटी हुई चेनें, 2 अवैध तमंचे, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ व बागपत के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटनाएं कारित करते हैं। और आगरा कैंट की आरपीएफ पुलिस ने 2 शातिरों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रेन से चोरी हुई कई मोबाइल फोन और एसेसरीज भी बरामद कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जून 2023 में नई दिल्ली से जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के बोगी में कई मोबाइल फोन और एसेसरीज चोरी हुई थी। इसके बाद से आगरा कैंट की आरपीएफ पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्टेशन से ही 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद इरशाद और आमिर खान बताया है। हालांकि पुलिस के हत्थे अभी गैंग का सरगना नहीं चढ़ा है। इसमें जो है मद्रास से नई दिल्ली के लिए 24 पैकेज करीब बुक शुदा थे, मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। इसमें 2 पैकेज नई दिल्ली में कम मिले थे। उसके आधार पर फिर जो है रेलवे बोर्ड के आदेश पे फिर यहाँ पर आर्बिट्रेशन के बाद आगरा कैंट में दिनांक 4/3/2024 को आरपीपी एक्ट के अंतर्गत उक्त रेलवे संपत्ति के संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। बिजनौर में बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया है। धामपुर और नगीना इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और कई जगहों पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया है कि शहर की सड़कों के दोनों अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।
जिससे कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को कोई समस्या ना हो। इसका रूटीन का कार्य है, जो फुटपाथ है यहाँ पर जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया उसको हटाया जा रहा है, जिससे जनता, पैदल चलने वाली जनता वो सुगमता से चल सके और ट्रैफिक जाम की समस्या न हो। तो सर ये कितने दिन के लिए है? ये लगातार चल रहा है, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से जो है 1 मई से शुरू हुआ। और बरेली में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 होमगार्ड एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर घटना नवाबगंज तहसील की बताया जा रहा है कि एक चौकीदार अपनी जमीन की फर्द निकलवाने एसडीएम दफ्तर गया। यहीं पर किसी बात को लेकर चौकीदार और होमगार्ड के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों होमगार्ड ने चौकीदार को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चुनाव को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। चौकीदार वीरेंद्र की तहरीर पर दोनों होमगार्ड रामपाल और वीर बहादुर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पूरी घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दोनों होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को चौकीदार ने खत भी लिखा है। आगरा में एक महिला ने तांत्रिक पर संगीन आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि तांत्रिक ने इलाज करने के नाम पर उसके साथ मारपीट की है और उसके बदन को गर्म चिमटे से दागा भी है। बताया जा रहा है कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की रहने वाली महिला को पेट दर्द और चक्कर आने की बीमारी थी। महिला को ठीक कराने के लिए उसके जेठ और जेठानी फिरोजाबाद में एक तांत्रिक के पास ले गए। आरोप के मुताबिक तांत्रिक ने इलाज के नाम पर महिला के साथ मारपीट की और उसके बदन को गर्म चिमटे से दागा भी है। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर थाना ट्रांस यमुना पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। और सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपी एल्विश यादव की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी ने इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता से पूछताछ की है और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में यह पूछताछ की गई है। पूछताछ में गौरव गुप्ता ने ईडी को कई अहम जानकारियां दी हैं और केस से जुड़े कई सबूत भी दिए हैं। और ताज नगरी में आज से इलेक्ट्रॉनिक बस का सफर 2 रुपए सस्ता हो गया है और इस प्रस्ताव को मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मंजूर कर लिया है। जो यात्री पहले 4 किलोमीटर का सफर तय करने का 12 रुपए दिया करते थे, वो अब 10 रुपए में सफर तय करेंगे। आगरा शहर के 15 रूटों पर लगभग 100 बस चलती हैं, जिसमें हर रोज हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। अब यात्रियों के लिए बस किराए में 2 रुपए की छूट प्रशासन की ओर से दी गई है। मतलब 0 से 4 किलोमीटर तक 10 रुपए, 4 से 7 15 रुपए और 7 से 10 20 रुपए। पहले कितना था? 4 से 4 किलोमीटर का 0 से 4 था 12 रुपए। अच्छा, 2 रुपए की छूट मिली। तो देखिए 2 रुपए की छूट यहाँ पर मिली है। हमारे साथ यात्री भी है, उनसे ही बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रिंकू ध्रुव। ये बताइए कि जो बस में छूट मिली है, क्या कहना चाहिए? किराया बहुत कम हो गया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, देखिए किराया कम होने से जो यात्री है वो भी कहीं हद तक खुश है, क्योंकि जो पहले किराया था वो 12 रुपए था 4 किलोमीटर का, लेकिन अब वह 10 रुपए हो गया है। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। तो बहुत बड़ी राहत इसे माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद से 2 बार के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण इस बार कांग्रेस की टिकट पर इलाहाबाद सीट से खड़े हैं। क्या इंडिया अलायंस के लिए उज्जवल रमण इस सीट को जीत पाएंगे? क्या कहते हैं रेवती रमण, देखिए इस खास बातचीत में। हमारे साथ कुंवर रेवती रमण सिंह सर हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और इलाहाबाद सीट से 2 बार के सांसद। 2004 में जीते, 2009 में जीते और 2004 वाली जीत तो बड़ी जीत थी क्योंकि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी को हराया था। बाबूजी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अभी आपके बेटे उज्जवल रमण सिंह जी चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस के सिंबल पर, उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और कैसा सपोर्ट मिल पा रहा है? हमारे हिसाब से तो सपोर्ट अच्छा है। ये चुनाव उज्जवल रमण सिंह या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही, यहाँ के इलाहाबाद की प्रयागराज की जनता लड़ रही। हमें पूरी उम्मीद है कि जब जनता वर्सेस
आदर्श चुनाव होता है तो हमेशा जीत जनता की होती है। 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। और एक बात और बता दें कि जब इलाहाबाद प्रयागराज में परिवर्तन होता है तो दिल्ली में भी परिवर्तन होता है। इस बार परिवर्तन हो रहा है यहाँ परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी परिवर्तन की उम्मीद है। बाबूजी, लड़ाई 2004 में ज्यादा आसान थी अभी, क्योंकि 2004 में जब आप मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ उतरे थे तो उससे पहले अटल जी की सरकार में वो HRD मिनिस्टर थे, एक बड़ा कद था उनका, तब लड़ाई कठिन थी। अब देखिए, हर लड़ाई कठिन होती है, हर लड़ाई कठिन होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब जनता सड़कों पर उतर आए तब वो लड़ाई कठिन नहीं रह जाती, कठिन नहीं होती। लेकिन बाबूजी, ये पहला चुनाव होगा जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप सबको, समाजवादी पार्टी को या फिर गठबंधन को। उनके नहीं रहने से चुनौती थोड़ी बढ़ी है, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने सब संभाल लिया है? नहीं, अखिलेश जी ने संभाल लिया है, लेकिन मुलायम सिंह जी थे, उनका अलग अपना एक व्यक्तित्व था। और सबसे ज़्यादा तो हमारे उनके रिश्ते बहुत करीबी थे, मित्रता के थे। अखिलेश जी ने उनकी विरासत संभाल ली है, लेकिन मुलायम सिंह का अपना अलग व्यक्तित्व था। अभी उज्जवल जी सपा से कांग्रेस में आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उधर कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। लोग जान गए हैं कि गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में चाहे कांग्रेस से लड़ें चाहे सपा से लड़ें, बात एक ही है। इसलिए जनता में कोई ऐसी बात नहीं। बाबू जी, जैसा आपका व्यक्तित्व रहा है यहाँ पर प्रयागराज में, ऐसे ही केशवनाथ त्रिपाठी सर का भी था, और सामने उनके बेटे नीरज त्रिपाठी हैं। आपको लग रहा है कि मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, एक बढ़िया टाइट फाइट देखने को मिलेगी उज्जवल और नीरज जी के बीच में? देखिए, हमेशा चुनाव टाइट ही रहता है, तो रिजल्ट बताता है। तो चुनाव तो है, लड़ाई तो है सब, क्योंकि खाली नीरज नहीं लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।